नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर कुछ जानकारी लेकर के आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है वो जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे इस होम पेज पे ही कि आज यानी 15 सितंबर को ये जो आंध्रा पेट्रोकेमिकल का शेयर प्राइस जो है वो 153 रुपया 5 पैसे पे क्लोज हुआ है। और मैंने जब स्टडी किया तो पाया कि इस कंपनी के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है और कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो भी कर रही है और इसका जो फंडामेंटल है वो भी मुझे अच्छा लगा। और कंपनी जो है वो मेनली 3 प्रोडक्ट पे काम करती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। 2 इथाइल हेक्सानोल, नॉर्मल ब्यूटानोल एंड आईएसओ ब्यूटानोल। तो क्या-क्या है प्रोडक्ट? क्या-क्या इसका मार्केट में डिमांड है? कैसे-कैसे कौन-कौन कंपनी जो है इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी जो है वो क्या है। तो ये जो आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम एपीएल बोलते हैं, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का और आंध्र शुगर लिमिटेड, दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। और ये बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप इसका नाम अगर आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स है तो पेट्रोकेमिकल्स नाम सुन करके आप किसी डायलेमा में ना रहें कि ये कंपनी कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है, कोई रिफाइनरी में है। बहुत सारी कंपनी है, जैसे चेन्नई पेट्रो है, मनाली पेट्रो है, ऐसे रिलायंस पेट्रोलियम है, एमआरपीएल है, मंगरूल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो पेट्रोकेमिकल नाम होने से सब कंपनी का बिजनेस एक जैसा नहीं होता है। तो ये कंपनी बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये आंध्र प्रदेश में जो है ये कंपनी सिचुएटेड है। और ये पहली कंपनी है जो ऑक्सो अल्कोहल्स प्रोडक्ट जो है इंडिया में बनाती है। पहली कंपनी है ये। द इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज नॉट एनफ, मतलब इसका इतना ज़्यादा डिमांड है ऑक्सो अल्कोहल्स का कि ये जो है डोमेस्टिक नीड को भी इंडिया में पूरा नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारा जो ऑक्सो अल्कोहल्स है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और जितना डिमांड है उतना डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। ये कंपनी का जो पहला कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ था वो 1994 में हुआ था। और उसके बाद इस कंपनी में कुछ इसके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ इसके टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज किया गया, जो कि फर्स्ट में 2010 को किया गया। इनिशियली जब ये कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था तो इसका जो कैपेसिटी था वो 30,000 मीट्रिक टन पर एनम था ऑक्सो अल्कोहल्स का, एट विशाखापट्टनम में। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है कंपनी। मगर अभी जो है कंपनी की कैपेसिटी और बढ़ाई जा रही है और अभी जो, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके टेक्नोलॉजी का जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इसमें ये कंपनी का कैपेसिटी जो है वो 73,000 मीट्रिक टन पर एनम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो तनुकू आंध्र प्रदेश में है कंपनी का। अब बात करते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो एक प्रोडक्ट है कंपनी का 2 इथाइल हेक्सानोल। दूसरा जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो है नॉर्मल ब्यूटानोल। और तीसरा जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी ये है आइसो ब्यूटानोल। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली इन तीनों प्रोडक्ट्स से एक केमिकल निकलता है और एक ही उसका नाम है केमिकल का ऑक्सो अल्कोहल्स। मेनली जो है ये कंपनी ऑक्सो अल्कोहल्स के नाम से ही जानी जाती है। और ये जो है, जो मैंने आपको बताया कि 2 एथाइल हेक्सानोल, नॉर्मल बुटानोल, आईएसओ बुटानोल, तो ये सारे जो हैं इस प्रोडक्ट के सेगमेंट्स हैं। यानी ऑक्सो अल्कोहल्स के ये तीनों सेगमेंट्स हैं। तीनों से एक ही निकलता है मगर इनको अलग-अलग पर्पज से यूज़ किया जाता है। अब ऑक्सो अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं कि है क्या। तो बेसिकली ऑल्सो अल्कोहल्स जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है दोनों को ऐड करने से बनता है। ऐसे इसका अगर केमिकल डेफिनेशन देखेंगे तो वो हमारे समझ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जिन्होंने केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह जो है जिनका डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए समझना मुश्किल है। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा है कि आप ये जानिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ऑक्सो अल्कोहल्स निकलता है। दूसरी बात है कि ऑक्सो अल्कोहल्स जो है ये एक सॉल्वेंट्स होता है जिसको कि
प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स बनाने में, कोटिंग में, एडहेसिंग लुब्रिकेंट्स में और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। यानी जो पीवीसी पाइप्स वगैरह बनाया जाता है या जो पेंट्स वगैरह बनाया जाता है, उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका जो इंडस्ट्रीज है, जो डिमांड है इसका, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। तो इसलिए इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद जो वर्ल्ड में जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, जो ऑक्सो अल्कोहल्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो देखिए वर्ल्ड में कौन-कौन है। जो प्रोमिनेंट की मैं बात बोल रहा हूँ, यानी कि जिनका अपना एक जो है वो रिकॉग्निशन है मार्केट में कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर है ऑक्सो अल्कोहल्स का। उसमें एक है बैक्स केमिकल्स, जो नीदरलैंड की कंपनी है। एक एलजी केम, साउथ कोरिया की कंपनी है। ईस्टमैन केमिकल कंपनी, जो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। बीएएसएफ पेट्रोनास, जो मलेशिया की कंपनी है। डो केमिकल कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। एक्सो मोबिल केमिकल कंपनी, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। और आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स, ये इंडियन कंपनी है। तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा बीपीसीएल भी शायद इस सेम चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मगर जो रिनॉन्ड, जो वेल रिकॉग्नाइज्ड जो कंपनी है, वो आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सो अल्कोहल्स। दैट्स व्हाई आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद अगली कंपनी है कतार पेट्रोलियम, जैसा नाम से पता है आपको, ये कतार की कंपनी है। एवोनोक इंडस्ट्रीज, ये जर्मनी की कंपनी है। और अर्केमा जो है वो फ्रांस की कंपनी है। यानी कि वर्ल्ड में ये 10 मेजर कंपनी हैं जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑक्सो अल्कोहल्स को। एंड आंध्रा पेट्रोलियम इज वन ऑफ दोज लार्जेस्ट कंपनी और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। अब आइए हम बात करते हैं कि जैसे हमने ये तो जान लिया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, और कंपनी का प्रोडक्ट किन किन सेगमेंट्स में यूज होता है। मगर हमें ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगा किसी प्रोडक्ट का, तो कंपनी को बिजनेस कैसे आएगा, कंपनी बिजनेस कैसे करेगी। तो ज्यादातर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, उसका डेप्थ कम होना चाहिए, आरओसी इतना होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड कितना है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड होगा, तो जो कंपनी, जो छोटी कंपनी भी होगी, वो भी अपने मार्केट के बल पे बड़ी हो जाएगी। तो हम देखते हैं ऑक्सो अल्कोहल्स के बारे में कि मार्केट में डिमांड कितना है। तो 2020 में इसका जो मार्केट का जो इसका वैल्यू है, जो रीच है इसका, वो अराउंड 11 बिलियन डॉलर जो है, यूएस डॉलर, इसका 2020 तक इसका हो गया। और ये माना जा रहा है कि 2026 तक, यानी आने वाले 5 साल तक, ये 5% CAGR के रेट से इसके अंदर इंक्रीमेंट और होता रहेगा इसके डिमांड के अंदर वर्ल्ड वाइड। और एक प्रोजेक्शन किया गया है कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें ये जो है वो 2026 तक इस तरीके से जो है इसके अंदर 5% के हिसाब से अगर ग्रोथ होगा तो ग्राफ इसका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर जो है वो जो पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज है और जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, ये सारे इसके डिमांड को और बढ़ा रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, यानी अगर हम ज़्यादा नहीं, साल 1.5 साल की बात कर लें, कि केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो बहुत अच्छा कर रही है, और जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि ये केमिकल और पॉलीमर इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो इस कारण से ऑक्सो अल्कोहल्स का डिमांड भी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ रहा है। और ये दो सेक्टर हैं, ये दो सेक्टर जो हैं वो ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं ऑक्सो अल्कोहल्स का। ऑक्सो अल्कोहल्स भी एक केमिकल है, मगर ये दो केमिकल्स के बीच में सॉल्वेंट का काम करती है, इसलिए केमिकल इंडस्ट्री में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो केमिकल और पॉलीमर इंडस्ट्रीज है, ये इसके डिमांड को और बढ़ा रहे हैं। उसका मार्केट प्लेयर जो है वो क्या कर रहे हैं कि ये जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है, इसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, या किसी छोटी कंपनी का एक्विजिशन करके, या किसी बराबर कैपेसिटी वाली कंपनी को या बड़े कंपनी के साथ मर्जर करके। मगर किसी तरीके से ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ताकि हम सप्लाई डिमांड का जो गैप है उसको हम पूरा कर सकें। तो इसका मार्केट नो डाउट बहुत अच्छा मार्केट है। तो ऑब्वियस है कि जो कंपनी भी इस प्रोडक्ट में डील कर रही है, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उस कंपनी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होना है। अब आइए इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की बात करते हैं।
तो आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 1272 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस ये 150 का, जैसा आज आपको मैंने दिखाया, लगभग उसका चल रहा है। हाई इसका 197 का था, लो इसका 29 रुपीज का है। स्टॉक पी इसका 9 का है, जबकि इंडस्ट्रीज पी इसका 25.3 का है। और ये कंपनी अपने पीयर ग्रुप ऑफ कंपनी में भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे, बहुत कम पी पे ये कंपनी जो है सो ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री पी इसका 25.3 का है, 3 का है। ROC 36.8%, ROE 29.0%। जैसा कि मैंने कहा कि 10% या 15% से ऊपर अगर ROC या ROE रहता है तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। बुक वैल्यू 35 रुपये 70 पैसे का है, यानी अपने बुक वैल्यू से लगभग 4 गुना 4.5 गुना ज़्यादा पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग 45% का है, मगर एक भी प्रमोटर का पे जो है सो शेयर प्लेस नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने 150 करोड़ का किया हुआ है। DI और FI की होल्डिंग आप ना के बराबर आप मान के चलिए, मगर कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 219 करोड़ का है, जबकि डेप्थ कंपनी के पास सिर्फ 79 करोड़ का है। तो अब आप एक चीज देखिए कि कंपनी के पास जितना डेप्थ है उससे ज्यादा तो कंपनी के पास रिजर्व है, यानी कि इसका डेप्थ कोई इशू नहीं है। डेप्थ टू इक्विटी इसका 0.26 है। और उसके साथ साथ अगर इसका फ्री कैश फ्लो देखिए तो 124 है, और नेट प्रॉफिट देखिए तो 141 करोड़ है, यानी कि डेप्थ 79 करोड़ और नेट प्रॉफिट इसका जो है वो 141 करोड़। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डेप्थ ये कभी भी कंपनी चाहेगी तो आराम से चुका सकती है। सो डेप्थ इज नॉट एन इशू फॉर दिस कंपनी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप ये देखिए कि प्रमोटर के पास, जैसा मैंने आपको बताया, 45% की होल्डिंग है। DIFI को आप मान के चलें कि ना के बराबर ही है, और पब्लिक के पास इसका 55% के आसपास होल्डिंग है। तो मिला जुला करके आप देखिए एक तरीके से कि प्रमोटर और पब्लिक के पास आधा आधा इसका होल्डिंग है, और कोई भी प्लेस नहीं है, तो ये भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आइए क्वार्टरली रिपोर्ट की बात करते हैं। किसी भी कंपनी का हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनुअल रिपोर्ट देखना होता है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी जो है वो कितना अच्छा कर रही है, कितना बुरा कर रही है, उसका फंडामेंटल अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। मगर साथ ही साथ कभी हम क्वार्टरली रिपोर्ट को भी एनालाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि कंपनी का अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, जो करंट परफॉर्मेंस है, वो कैसा है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए क्वार्टरली सेल्स में देखिए आप, जून में कंपनी के पास 58 करोड़ का सेल था, सितंबर में 134 करोड़ का सेल था, दिसंबर में 156 करोड़ का सेल था, मार्च 21 में यानी अगले क्वार्टर में 218 करोड़ का सेल हुआ, और ये जून का जो आया है 244 करोड़ का सेल हुआ। तो आप देखिए कि क्वार्टरली सेल का ग्राफ कंपनी का बहुत अच्छा है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें, जून में इसका पिछले साल जो था, मैंने 5 क्वार्टर का लिया है, तो पिछले साल जून में इसका 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, बढ़ करके 11% सितंबर में हो गया, फिर बढ़ करके दिसंबर में 27% हो गया, फिर मार्च में बढ़ करके 35% हुआ, और अभी जो जून में जो रिसेंट आया उसमें 41% हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपको एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी और क्वार्टरली सेल्स में भी। अब फिर नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में देखिए जून में पिछले साल 2 करोड़ के नुकसान में थी कंपनी, सितंबर में इसको 7 करोड़ का फायदा हुआ, दिसंबर में बढ़ के 24 करोड़ हो गया, मार्च में बढ़ के 47 करोड़ हो गया, और इस बार जून में बढ़कर के 63 करोड़ हो गया। तो ये डेटा भी शानदार आपको क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट में नजर आ रहा है। अब ईपीएस देखें, ईपीएस देखिए माइनस में 23 पैसा था पिछले साल जून में, सितंबर में जो है ये 20 पैसा हुए, 81 पैसे हुए, 81 पैसा हुआ, दिसंबर में 2 रुपया 88 पैसा हुआ, मार्च में बढ़ करके 5 रुपया 53 पैसा हुआ, और जून में बढ़कर 7 रुपया 38 पैसा हो गया। यानी अगर आप ये देखेंगे तो इसका भी ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका बढ़ रहा है। अब हम कुछ इसका एनुअल देख लेते हैं कि एनुअल क्या है। अब एनुअल में देखिए, मार्च 2017 में 319 करोड़ का इसका सेल्स था, जो मार्च 2018 में बढ़ करके हो गया 520 करोड़, और मार्च 19 में बढ़ करके हो गया 666 करोड़। तो आप ये देखिए कि 2017, 2018 और 2019 ये 3 साल में तो इसका सेल्स बहुत बढ़ा, मगर कोविड के कारण जो हमारा कोविड बनवाया था मार्च 20 में यानी पिछले साल, इसका सेल्स गिर करके 456 करोड़ हुआ, मगर फिर इसने अगले साल 566 करोड़ अपना जो है वो रेवेन्यू अर्न किया। तो इसका ग्रोथ एक बार फिर जो है सो ऊपर की ओर भागा। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर अगर पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण अगर सेल डाउन हुआ, मगर कंपनी ने अपने ग्रोथ को फिर पकड़ लिया। वही हाल हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, मार्च में 13%, 2017 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, 18 में बढ़ करके 66% हो गया, 2019 में बढ़ के 109% हो गया, फिर कोविड में गिर करके 32% का ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ, लेकिन मार्च में फिर इस बार बढ़ करके
137% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया। ये भी एक बहुत शानदार है इसका। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखें आप, तो नेट प्रॉफिट में आप देखें कि इसका 7 करोड़ का नुकसान था 2017 में। मार्च 18 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, 46 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2019 में कंपनी ने और प्रॉफिट कमाया, 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2020 में फिर वही कोविड का, और ये देखिए मार्च 2021 में शानदार बढ़ोतरी इसने की, 76 करोड़ का, यानी 76 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। ईपीएस की बात करें तो आप देखिए ईपीएस इसका माइनस में था, 87 पैसे का 2017 में। 2018 में बढ़ करके पॉजिटिव हो गया ईपीएस, 5 रुपया 47 पैसे का। 2019 में बढ़ के हो गया 8 रुपया 22 पैसे का। मार्च में फिर पेंडेमिक के कारण जो हमेशा मार्च 20 में आपको थोड़ा सा डिप मिलेगा, ये सब कंपनी के साथ हुआ था। अदरवाइज ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। उसके बाद मार्च 2020 में 1 रुपया 60 पैसा हुआ, और देखिए जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ मार्च 2021 में इसका वापस बढ़ के ईपीएस 9 रुपया हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी फंडामेंटल में कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंपनी की ग्रोथ पे कोई शक करने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं रिजर्व का, तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है। मार्च 2017 में 28 करोड़ का रिजर्व था। मार्च 18 में 73 यानी 73 करोड़ का रिजर्व हुआ। मार्च 19 में 142 करोड़ का बढ़ करके हो गया। मार्च 20 में थोड़ा सा डीप हुआ, फिर भी रिजर्व 138 करोड़ का था, लेकिन मार्च 2021 में इसका बढ़ करके 219 करोड़ का रिजर्व हुआ। यहाँ भी एक शानदार ग्रोथ है। अब हम बोरोइंग की बात करते हैं। बोरोइंग देखिए 111 करोड़ का था मार्च 17 में, घट करके मार्च 18 में 71 करोड़ हो गया, और मार्च 19 में तो बिल्कुल ही 14 करोड़ हो गया, मगर पेंडेमिक के कारण इसका वापस 2020 में फिर इसका बोरोइंग बढ़ गया, 85 करोड़ हो गया। मगर मार्च 2021 में इसने 6 करोड़ का बोरोइंग और कम किया, तो ये 79 करोड़ हो गया। तो ये डेटा भी ठीक ठाक है, मगर औरों की तरह उतना ज़्यादा शानदार नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये बहुत ही शानदार है। देखिए आप मार्च 17 में 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था। मार्च 18 में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो ये कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उस कंपनी का शेयर खरीदती है, डिवेंचर बॉन्ड वगैरह खरीदती है, ताकि दूसरी कंपनी से इसको ईयरली डिविडेंड मिल सके। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे कंपनी भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मार्च 17 में 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। मार्च 18 में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। मार्च 19 में बढ़ करके 21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। मार्च 20 में कोविड पेंडेमिक के बावजूद इसने 11 करोड़ का और ज्यादा किया, टोटल 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और मार्च 2021 में तो इसने 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये भी एक शानदार छलांग है। तो यहाँ पे भी कंपनी जो है बहुत अच्छी नजर आ रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन की हम बात करते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर पा रही है। तो मार्च में कंपनी के पास 14 करोड़ माइनस में था मार्च 2017 में। मार्च 2018 में कंपनी ने 60 करोड़ का कैश जनरेट किया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। मार्च 2019 में फिर बढ़कर के 79 करोड़ का जनरेट किया। मार्च 2020 में फिर वही पेंडेमिक के कारण, कोविड पेंडेमिक के कारण घट करके 41 करोड़ हो गया, लेकिन मार्च 2021 में फिर बढ़ करके 125 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे भी कैश फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का बहुत अच्छा है। तो ये मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई एडवाइस दूं, सेल होल्ड बाई करने का कोई एडवाइस दूं। तो आप मेरे बताई गई जानकारी को एक बार ऑब्जर्व करेंगे, खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद से वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आप अपने विवेक या बुद्धि के अनुसार, या अपने किसी फंड मैनेजर या किसी फिनेंशियल एडवाइजर से अगर आप कंसल्ट करते हैं, उनके कांटेक्ट में हैं, तो एक बार उनसे राय ले लेंगे। और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर आपको जो भी रणनीति बनानी होगी वो आप बना सकते हैं। और जैसा आपको पता है मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।